हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, अमेरिका के अंदर पहले ट्रंप और अब जो बाइडन का सामना सबसे पहले चीन से, और सबसे बड़ी समस्या ही आज के दिन अगर आप देखेंगे तो चीन है। सबसे बड़ी सरदर्दी चीन है, सब चीज़ है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप चीन को देखें तो जो बाइडन कहीं ना कहीं झुकते हुए नज़र आ रहे हैं, और ख़ासकर उइगर मुस्लिम्स के मामले में। तो सबसे पहले समझ लीजिए उइगर मुस्लिम्स का मामला क्या है, और उइगर मुस्लिम्स के मामले के बाद उससे आगे आगे आपको समझना पड़ेगा कि उइगर मुस्लिम्स का मामला या उत्सुल मुस्लिम्स का मामला, जो एक सरकार या एक पक्ष जो है अमेरिका का वो ये कह रहा है कि जेनोसाइड है, और दूसरे बाइडन जो है वो ये कह रहे हैं डिफरेंट नॉर्म्स हैं। सबसे पहले इस मामले को समझिए। मामले को समझने के बाद इस चीज़ को समझिएगा कि असलियत में इस बाइडन के मतलब इनके बयान का असर क्या होगा, और जब इनके बयान का असर होगा तो उसमें डिफरेंट नॉर्म्स वर्ड जो यूज़ किया है वो है क्या। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल जो है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आप यूट्यूब पे हैं, और अगर आप इसी वीडियो को फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे पेज को लाइक करके हमसे जुड़ें ताकि जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद। असलियत में समझिए, चाइना की लगभग 90% से लेकर 95% पॉपुलेशन जो है वो इस इलाके में रहती है, यानी पूर्वी हिस्से में रहती है। और जो पूर्वी हिस्से में लोग रहते हैं इन्हें हान चाइनीज़ कहा जाता है, और मेनली ये सारे के सारे हान हैं और एक प्रकार की प्रजाति है। अब जैसे जैसे आप अलग अलग देखोगे तो मंगोलॉइड से लेकर अलग अलग तिब्बतन से लेकर अलग अलग जो कम्युनिटीज़ हैं वो चाइना के अंदर रहती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम्स है लेवल पर यहाँ अगर आप देखेंगे तो शिनजियांग प्रोविंस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काशगर प्रीफेक्चर है, जहाँ पर सी पैक का एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, और चाइना से जो तेल की पाइपलाइन है वो अमेरिका वो यहाँ काशगर तक ले जाने की कोशिश की जा रही है, और रोड लिंक डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ शिनजियांग प्रांत के अंदर 1 करोड़ मुस्लिम्स रहते हैं, और ये जो मुस्लिम्स हैं ये उइगर मुस्लिम्स हैं, और ये उइगर मुस्लिम्स कहीं ना कहीं ज़्यादा अपने आप को टर्क्स, कज़ाक और इस तरीके से मानते हैं, ना कि वो चाइनीज़ के। और यही रीज़न है धर्म के नाम पे वो इस्लाम को मान रहे हैं, जो हान चाइनीज़ मानते हैं, कन्फ्यूशियस को वो नहीं मानते। भाषा अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है, सब चीज़ें अलग अगर आप देखेंगे सब कुछ डिफरेंट है। ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है इन लोगों को जानबूझकर उनके कल्चर को मारने की कोशिश कर रहा है, उनके रिलीजन को मारने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से कल्चर और रिलीजन को ख़त्म करने की तैयारी की जा रही है, या पूरे तरीके से कल्चर और रिलीजन को ख़त्म किया जा रहा है, वहाँ से सिचुएशन आगे बढ़ रही है। अब ख़त्म करने के तरीके को समझिए क्या है। सबसे पहले अगर आप देखें, इनको उठाकर 1 करोड़ में से लगभग 10 से 15 लाख के करीब लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया, यानी एक तरीके की जेल के अंदर रखा गया, जहां पर डिटेंशन कैंप यानी एक तरीके की जेल, और उस जेल के अंदर के कारण बता के रखा गया तो बिल्कुल भी नहीं। चाइना इन सारे जेलों को कह रहा है री एजुकेशन कैंप्स। अब ये री एजुकेशन कैंप्स क्या हैं ये सोचकर देखिए। री एजुकेशन का मतलब भाई एक अच्छा सा नाम रखना जरूरी होता है ताकि दुनिया को धोखा दिया जा सके, तो अच्छा सा नाम है री एजुकेशन कैंप, और उसका असली मकसद क्या है वो समझ लीजिए। री एजुकेशन कैंप का असली मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा उइगर मुस्लिम्स को पकड़ के हान चाइनीज़ सिखाना, हान कल्चर सिखाना, हान मेनलैंड चाइना है उसके अकॉर्डिंग उनको मोल्ड कर लेना, ताकि वहाँ कल्चर से लेकर हर चीज़ उनकी खुद की जो पहचान है वो ख़त्म हो जाए, और पूरी की पूरी दुनिया के अंदर से वो उइगर मुस्लिम्स की एक संस्कृति को ख़त्म करके उसे एक कॉमन यूनिफॉर्म कल्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाना। इसके लिए वो अलग अलग तकनीक अपना रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो उसने कुरान को ही चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखवाया। चाइनीज़ लैंग्वेज में कुरान लिख दे या लिया जाए कोई बात नहीं, लेकिन कुरान को अपने अकॉर्डिंग लिखवाया। कुरान के सारे मतलब बदल के उसमें कम्युनिस्ट एजेंडा को घुसेड़ कर अपनी नाम दे दिया कुरान का, और ये कहा ये पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ यही असली कुरान है, बाकी छोड़ो। सोचकर देखिए, कुरान एक डिफरेंट नॉर्म्स के अंदर पढ़ा दी जाए, और भाई आपको गीता या कुरान डिफरेंट नॉर्म्स में पढ़ा दी जाए और उसके अंदर एक पार्टी एजेंडा को घुसेड़ दिया जाए, तो वो धर्म थोड़ा ना रह जाता है, वो धर्म ग्रंथ थोड़ा ना रह जाता है, वो तो पार्टी का एक मैनिफेस्टो है जो पूरा हो रहा है और लोगों को रटाया जा रहा है।
अब कुरान को चेंज कर दिया गया, अरेबिक भाषा को चेंज कर दिया गया, अरेबिक भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दाढ़ी रख नहीं सकते, टोपी पहन नहीं सकते। महिलाएं जो बुर्का पहनती हैं, लंबा वो कपड़ा, जो लंबा एक अचकन टाइप का बुर्का पहनती हैं, वो सड़क पे खड़े करके महिलाओं के बुर्के काट दिए जाते हैं। बच्चों को उनके माँ बाप से अलग कर दिया जाता है, महिलाओं की नसबंदी कर दी जाती है, गर्भपात करवा दिया जाता है, एकदम से अबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, जान जान के उनके पेट पर लात मारी जाएंगी। यहाँ तक कि जो बच्चे होते हैं उनको उठाकर जानबूझकर हान चाइनीज़ के घरों में रखा जाएगा और इन फैमिलीज़ के अंदर जानबूझकर चाइनीज़ आर्मी के लोगों को या उन लोगों को रखा जाएगा। बिना बताए उन लोगों को डिटेंशन कैंप में कौन सी सज़ा दे रहे हैं पता नहीं, कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं पता नहीं, घरों से सालों तक दूर रखा जा रहा है और कब छूटेंगे ये भी नहीं पता। पूरी कल्चर को जानबूझकर उनकी भाई आंखों में पट्टी बांध कर रखना, जबरन महिलाओं का गर्भाशय निकाल देना, चाइनीज़ पुरुषों के सामने उइगर महिलाओं को रखा जाना, पेश किया जाना, उनके साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया जाना, और भी जो भी किसी की भी आत्मा को झकझोर रख देने के लिए जो भी अत्याचार किए जा सकते हैं वो किए जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में जो इंफॉर्मेशंस निकल कर आ रही हैं, बीबीसी ने एक रिपोर्ट पेश की है, उस बीबीसी के पत्रकारों को अंदर घुसने से मना कर दिया गया, चाइना में ही रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया गया। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि हर तरीके से, जिस तरीके से एक मुसलमान की, एक उइगर की सांस्कृतिक पहचान या एक मुसलमान की जो धार्मिक पहचान होती है, उसे रोज़े ना रखने देना, रमज़ान के महीने में जानबूझकर दिन में एक बार ज़रूर खाना खिलाना। सोचकर देखिए, रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं, रोज़े ना रखने देना, जानबूझकर एक बार खाना खिलाना, यहाँ तक कि सूअर का मांस तक खिलाना, इस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर और उनके कल्चर, ताकि एक पूरी कम्युनिटी की आत्मा को इस तरीके से मार दिया जाए कि वो अपने आप से घिन करने लग जाए और वो विद्रोह के तो छोड़ो, वो अपने बारे में सोचना छोड़ दें, आत्मा को ख़त्म कर देना। ये चाइना का यहाँ पर प्लान है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर पॉलिटिक्स है। यहाँ पॉलिटिक्स क्यों है कि अब इन लोगों का मसीहा कौन, अब अगर आप देखेंगे तो इन्हें बचाएगा कौन चीन के अत्याचारों से। पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा का राग अलापने वाला सऊदी अरेबिया से लेकर, ईरान से लेकर पाकिस्तान तक सारे के सारे चीन के सामने घुटने टेक कर बैठे हुए थे। सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए तो चाइना है, ईरान को पैसा चाहिए चाइना है, पाकिस्तान को एक नया हस्बैंड कहें वो चाहिए तो चाइना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो अपने आप को दुनिया के मसीहा, टर्की को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो चाइना है। तो ऐसे में चाइना के पैसे की ताकत ने पूरी की पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ को, इस्लामिक देशों को, OIC को बिल्कुल घुटनों के बल ला दिया। और इनमें से इन उइगर मुस्लिम्स को जो प्रिंस सलमान जैसे लोग भी आज के दिन इंटरनल मैटर ऑफ चाइना बताते हैं कि ये तो चीन का आंतरिक मामला है। अब ऐसे में पूरी दुनिया को चीन ने घुटनों के बल बिठा रखा है, या यूं कहें कि चीन ने पूरी दुनिया को हड़का रखा है, डरा रखा है, सहमा हुआ है चाइना से पूरा का पूरा दुनिया। ऐसे में एक उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका कुछ अच्छा करेगा, अमेरिका से उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका अच्छा करेगा। लेकिन जब अमेरिका की, और यही तो जेनोसाइड होता है दोस्तों, असलियत में यही तो जेनोसाइड होता है। जेनोसाइड और होता क्या है, नरसंहार होता क्या है कि पूरी की पूरी 1 करोड़ जनसंख्या की आबादी को खत्म कर देना। खैर, कम्युनिस्टों का यह व्यवहार रहा है। दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी पर अत्याचार किए गए हैं तो वो कम्युनिस्टों के द्वारा किए गए हैं, और अगर मुस्लिम्स में सब दुनिया में सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं तो वो कम्युनिस्टों ने किए हैं। एक एग्जाम्पल स्टालिन के बारे में है कि स्टालिन ने क्रीमिया से 56 लाख तातार मुस्लिम्स को गायब कर दिया, और वो इस तरीके से गायब किया गया कि उनकी नावें भर के ले जाते, उनको नावों में भर के ले जाते कि तुम्हें कजाकिस्तान या किर्गिस्तान भेजा जा रहा है, और कजाकिस्तान भेजने के बहाने उनको ब्लैक सी में ले जाकर डुबो दिया जाता। सोचकर देखिए, 56 लाख तातार मुस्लिम्स गायब हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा नरसंहार अगर किसी ने किया तो वो हिटलर नहीं था। हिटलर का तो बहुत ही बाद में नंबर आता है। असलियत में सबसे ज़्यादा नरसंहार करने वाले लोगों में से, सबसे बड़ी आबादी का नरसंहार करने वाले लोगों में से स्टालिन था। लेकिन ये लोग स्वीट टॉकर इतने होते हैं, कम्युनिस्ट इतने ज़्यादा मीठा बोलने वाले होते हैं कि ये लोग अपनी बात को बहुत ही शालीनता से किस तरीके से छुपा जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। ये लोग कोल्ड ब्लडेड मर्डरर्स होते हैं।
यही हाल चाइना इस समय उइगुर के साथ कर रहा है। लेकिन असलियत में शर्म चाइना से कम, क्योंकि उनका तो व्यवहार है, उनकी तो आइडियोलॉजिकल ब्लड में, ब्लड लाइन, आइडियोलॉजिकल जीन्स के अंदर ऐसा है कि वो ऐसा ही करते हैं। वो हर चीज़ को सुधारने के चक्कर के अंदर मारकाट मचाते हुए देर नहीं लगाते। लेकिन असली समस्या जो है वो चाइना से कम और अमेरिका से ज़्यादा है, क्योंकि चाइना जो भी अत्याचार कर रहा है उसके मामले में, इन उइगुर्स के मामले में चाइना से उम्मीद की जानी चाहिए थी, जो बाइडन से उम्मीद की जानी चाहिए थी कि वो इस मामले में आवाज़ उठाएं। अब यहीं पर असलियत में पॉलिटिक्स घुसती है और मामले को निपटाने के लिए पॉलिटिक्स किस तरीके से की जाती है, ये मामला है। अगर आप देखें तो सबसे पहले ट्रंप के कार्यकाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रंप के टाइम पीरियड के अंदर माइक पॉम्पियो थे। माइक पॉम्पियो ने चाइना को उइगुर जेनोसाइड डिक्लेयर किया कि भाई ये सारे का सारा जो है ये उइगुर जेनोसाइड है। माइक पॉम्पियो ने डिक्लेयर किया कि ये उइगुर्स के साथ जो भी हो रहा है, और हालांकि उत्सुल मुस्लिम्स जो हैं उनके साथ भी हो रहा है, उनकी तो पॉपुलेशन ही टोटल 10,000 है, उनको तो बहुत ही बुरी तरीके से दमन किया जा रहा है। उसे जेनोसाइड यानी नरसंहार कहा गया, यानी चाइना की एक ऐसी कोशिश जिसके अंदर पूरी की पूरी कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पूरी की पूरी जो प्रजाति है, एथनिसिटी है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसी को कहा गया जेनोसाइड। माना, लेकिन यहां पर भी पॉलिटिक्स थी कि पूरी 4 साल 2016 से लेकर और 2020 तक उनका राजपाट था, उनका रूल था। तब तक इन 4 साल के अंदर ट्रंप या ट्रंप के किसी भी मंत्री ने इसको जेनोसाइड नहीं किया कहा। लेकिन जब जनवरी के अंदर वो लोग जाने लगे तो पहली बार जाते जाते उन्होंने कहा कि हाँ जी जेनोसाइड हो रहा है। इसका मतलब ये कि उन्होंने एक जुमला फेंक दिया, उन्होंने एक ऐसा मामला फेंक दिया जो बाइडन के सर पे जाकर पड़ा। अब उसी चीज को बाइडन से पूछा गया, बाइडन से सवाल पूछा गया और बाइडन ने इस सवाल का जवाब दिया कि ये जेनोसाइड नहीं था, ये था डिफरेंट नॉर्म है कि उस देश के जो नेता हैं वो अलग अलग कल्चर के लोगों को अपने साथ इकट्ठा नहीं रख सकते और बार बार चीन का टुकड़े हुए हैं, इसलिए वो लोग चीन को इकट्ठा एक साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए डिफरेंट नॉर्म के लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए एक नए नियम या अलग नियम बना दिए गए हैं। तो सवालिया निशान इस महाशय की इस पॉलिटिक्स के ऊपर, या जो घुमा फिरा के जो जवाब दिए हैं उनके ऊपर है कि क्या ये डिफरेंट नॉर्म वाली पॉलिटिक्स, जहां पर वो क्लियर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, क्लियर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो रहा है, जहां ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स के सबसे ज्यादा बड़े प्रणेता माने जाते हैं, उसमें क्या कश्मीर के मामले में जो कहीं ना कहीं बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से काम होता है, उस मामले में भी क्या ये महोदय उसके लिए भी डिफरेंट नॉर्म्स का कुछ इशू लेके आएंगे, या उसके अंदर इनकी अम्मा मर चुकी होगी। हाँ, उनके अंदर हो सकता है कोई ना कोई मर गया हो, इनका छाती पीटने लग जाएंगे ये लोग। भाई कश्मीर के मामले में असलियत में मामला क्या है? असलियत में सारा मामला है ताकत का। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, समर्थ का कोई दोष नहीं होता, दोष तो कमजोर का है जो समर्थ के सामने आया हुआ है। यहां पर भी असलियत में चीन का कोई दोष नहीं है, उसके लिए बहुत हल्के शब्द का इस्तेमाल किया, डिफरेंट नॉर्म। लेकिन वहीं जब कश्मीर का मामला आएगा तो ये और इसकी जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, वो जिसे कहते हैं ना रुदाली, छाती पीटना शुरू कर देंगे, हाय कश्मीर में मर गए, हाय कश्मीर में मर गए, हाय कश्मीर में मर गए। ह्यूमन राइट्स से लेकर दूसरे मामलों के अंदर हमारे आपस के इंटरनल कम्युनल मामलों को, इंटरनल मामलों को, जिसमें बहुत ही लोअर लेवल पर लोकल मामले होते हैं, दो ग्रुप्स आपस में इसलिए भिड़ पड़ते हैं क्योंकि किसी ने किसी की लड़की छेड़ दी और मामला लड़ाई झगड़ा का हो गया और मीडिया उसे जो है वो धार्मिक रंग दे देता है। लेकिन इन लोगों की रिपोर्ट्स, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन और इनके जो अपने ह्यूमन राइट्स के ऊपर काउंसिल्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स जिस तरीके से आती हैं और इंडिया को एक्यूज बनाते हैं, यहां इनकी अम्मा मरी हुई है। सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड। यहां ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि चाइना से इनको डील करने में मुश्किल आ रही है और इंडिया एक सॉफ्ट पावर के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, इसलिए 4 बार ये लोग इंडिया के मामले में रुदन शुरू कर देते हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि बिल्कुल जो कोई मर गया हो और सब कुछ बर्बाद बता चुके होते हैं। आप फार्म नॉर्म्स के ऊपर देख लेंगे तो कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स, अगर आप यहाँ क्या नाम है जो मॉब लिंचिंग होती है उसके अंदर बायसनेस साफ दिखाई दे रही है कि अगर मान लिया अखलाक मरता है तो रिंकू शर्मा भी मरता है, अखलाक अगर मरा है तो रिंकू शर्मा भी मरा है। लेकिन उन दोनों के मामले के अंदर यहाँ पर इन लोगों को इंटरफियर करना ज़रूरी होता है
क्योंकि भारत एक सॉफ्ट पावर के फॉर्म में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और चाइना सीधी सी बात है वो ये कहता है कि हमारा इंटरनल मैटर है, हम ह्यूमन राइट्स के, और बहुत ही शालीनता के साथ, जैसे कि कम्युनिस्टों की एक आदत होती है कि बहुत ही शालीनता के साथ वो लोग अपने आप को इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स के अगर असली सेवियर कोई है तो हम ही हैं और दुनिया में कोई है ही नहीं। यानी वो अपने आप को ओरिजिनल सेवियर प्रूव करते हैं इंडिया के अंदर, अपने दुनिया के अंदर। और जिस तरीके से वो शालीनता के साथ कह देते हैं, मारकाट मचाने के बाद शालीनता के साथ ये कहते हैं, और हमारा अपोजिशन जो है वो शोर मचाता है। अपोजिशन शोर मचाना अच्छी बात है, लेकिन जो दुनिया के अंदर जिस तरीके से हमारी छवि खराब की जाती है उसका कहना क्या। और यहां अमेरिका की विदेश नीति के ऊपर एक सवालिया निशान ये लगता है कि भाई क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि चीन को के लिए जो शब्द डिफरेंट नॉर्म था उसे जेनोसाइड कह सकें। क्योंकि कश्मीर के मामले में कई बार आपने कोशिश करी है जेनोसाइड कहने की, कश्मीर के मामले में, बल्कि किसी का भी जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाया गया, वहां धर्म के नाम पर किसी को नहीं मारा गया, धर्म के नाम पर वहां पर किसी के ऊपर दबाव नहीं मारा गया। और खास बात यह कि जब वहां से धर्म के नाम पर हिंदुओं को निकाला गया था तब इनमें से किसी ने उसको जेनोसाइड नहीं कहा था, तब इसमें से इन लोगों ने कभी भी उनको एथनिक क्लेंजिंग नहीं कहा था, क्योंकि इन लोगों को भारत एक सॉफ्ट पावर नजर आता था। चाइना जो खुल के कर रहा है उस टाइम नहीं कहेंगे, और इंडिया के अंदर जब हुआ और इंडिया चाहता था कि उसे क्रिटिसाइज करें तब नहीं किया। शॉर्ट भी पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स के पीछे सिर्फ एक के सामने वाला देश कितना ताकतवर है। ताकतवर देश के सामने इनमें से कोई भी नहीं बोलेगा, और कमजोर देश के सामने या एक सॉफ्ट पावर जैसा कि इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट करता आया है उसके सामने हमेशा सर पे चढ़े रहेंगे। ये मेन डिफरेंस है, और इसी मेन डिफरेंस के चलते इन जैसे लोग जो अपने आप के अंदर दुनिया के चौधरी बने फिरते हैं लेकिन कमजोर होती हुई पावर के चौधरी हैं, वो घबराते हैं चाइना जैसे देश से और कहते हैं डिफरेंट नॉर्म। और यही कश्मीर के मामले में रुदन शुरू कर देते हैं कि नहीं, कश्मीर के अंदर सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। तो दोस्तों, विश्व पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को समझने के लिए आपको इस तरीके के जो पॉलिसीज़ हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी मेरी वीडियोज़ हैं वो असलियत में आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी प्रिपेयर करने में, आंसर लिखने में और अलग अलग डायमेंशंस को समझने में। धन्यवाद।